गुड मॉर्निंग बेटा। हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो जो हाई स्कूल के लिए हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर आप लोग सभी बुक में खोल के पढ़ लेना। और इसी चैनल पर मैं वीडियो बना के डालूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सभी लोग इसी चैनल पे रहना जिससे मैं समझा पाऊँ आपको। और ये पहला वीडियो है, अगर कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट में लिखना, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो हमारा जो आज चैप्टर है, जो हमारी हिस्ट्री का जो सेकंड खंड है, उसमें जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में हमको पढ़ना है। और चैप्टर का नाम ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर का नाम है, यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हमें पढ़ना है। तो पहले बेटा मैं एक बात आपको समझाता हूँ कि भूमंडलीकरण क्या होता है या ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन, एक बात समझिए, होता क्या था पहले कि इतने साधन तो थे नहीं कि रेलवे थी, जहाज़ थे, तो लोग आपस में मिल नहीं पाते थे। एक बात को ऐसे एक नॉर्मल समझिए बेटा, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है ऐसे समझिए कि जैसे जिस यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये यूट्यूब तो भाई अमेरिका का है। ये यूट्यूब चैनल कहाँ बना बेटा? अमेरिका में। लेकिन आप पढ़ाई कहाँ कर पा रहे हैं? इंडिया के अंदर पढ़ाई कर पा रहे हैं, यानी आप अमेरिका की चीज़ को इंडिया में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसी को कहते हैं जब कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई सुविधा, कोई सहायता पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने लगे तो उसको कहा जाता है भूमंडलीकरण। मुझे लगता है समझ गए होंगे बेटा। जैसे कि अमेरिका का जो वैज्ञानिक था जिसने पेन का आविष्कार किया, चलो अच्छा कमेंट में मुझे बेटा लिख के बताओ कि पेन का आविष्कार किसने किया था। जिसने पेन का आविष्कार किया वो अमेरिका का था। सोचो, अगर वो केवल पेन का इस्तेमाल अमेरिका में करता तो हमारे पास तो कलम ही नहीं होती। लेकिन आज पूरी दुनिया के पास कलम है, यानी किसी भी चीज़ का जब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो तो उसी को हम कहते हैं भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। जैसे इंटरनेट भी अमेरिका में बना लेकिन पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो इसी बात को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कैसे पूरी दुनिया में चीज़ें फैलने लगी। तो देखो, चीज़ों को आप देख लीजिए, लिखा है ना कि जिन वस्तुओं का आज हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वे भले ही आवश्यकताएं हों, जैसे भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, बिजली का सामान, दवाई, आराम, मनोरंजन के सामान जितने भी हैं, इनमें से कुछ को हम भूमंडलीय आकार के नेटवर्क के जरिए हासिल कर पाते हैं। यानी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको हम दूसरे देशों से लेकर आते हैं। इन वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल किसी दूसरे देश से निकाला जाता है या बनाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया हम पर और हम पूरी दुनिया पर किसी न किसी तरह से निर्भर रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम समझते हैं। अब देखिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे से परस्पर निर्भर होते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे अमेरिका का इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं तो एक देश दूसरे पर क्या हो जाता है? निर्भर। और इसमें क्या होती है? लोगों के बीच दूरी बेटा कम हो जाती है। दूरी जैसे आज इंटरनेट के जरिए आप वहाँ बैठे हुए मैं यहाँ आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये दूरी भी क्या हो जाती है? एक दूसरे के बीच, ग्लोबलाइजेशन से एक दूसरे के बीच दूरियाँ क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर करता है। उदाहरण बताता है कि जैसे बेटा जो सूती कपड़ा होता है, जैसे सूती कपड़े के उद्योग में महत्वपूर्ण नाम, जैसे सूती कपड़ा मुख्य रूप से कहाँ होता है? जापान में, भारत में या अन्य देशों में कपास पर निर्भर करता है। यानी कि सूती कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ पर कपास हो। बहुत सारे देश है ऐसे जहाँ पे कपास होती नहीं, इसलिए वहाँ के लोग हमसे सूती कपड़ा ले जाते हैं। वहीं पर एक बात करते हैं, जैसे काजू आप सभी खाते हैं, तो देखो काजू पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो होता है बेटा अफ्रीका में होता है। कहाँ पर होता है? अफ्रीका के देशों में होता है। लेकिन काजू तो हम तक भी पहुँचता है। इसका मतलब एक देश के लोग दूसरे देशों में अपनी ज़रूरत के सामान को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। इन्हीं चीज़ों को भूमंडलीकरण कहते हैं। मुझे लगता है इतना समझ गए होंगे आप। भूमंडलीकरण में केवल पारस्परिक क्रिया और लंबी दूरी का व्यापार रूट सिल्क रूट के माध्यम से हुआ। शुरुआत में पूरी दुनिया में जो बिजनेस हुआ वो किस रूप से, कैसे हुआ? सिल्क रूट के जरिए हुआ था। ये क्या होगा मैं आगे समझाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट मध्य और
दक्षिण पश्चिम एशिया से लगभग 6000 किलोमीटर लंबा एक रास्ता था जो चीन को भारत, पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय देशों के साथ जोड़ता था। यह रास्ता 1000 से लेकर 1500 ईसा तक एशिया की सबसे लंबी यात्राओं द्वारा एशिया में सबसे लंबी यात्राओं द्वारा लोगों को वैचारिक आदान प्रदान करता था। मैं मुख्य रूप से आपको 2 मिनट में समझाता हूँ कि ये सिल्क रूट क्या था। देखते हैं। देखें, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के बीच समुद्र का रास्ता था। केवल वस्तुओं का और लोगों का ही नहीं, अपितु प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी ने भी विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान छोर तक की यात्रा की। इस अवधि में भारत में न केवल शिक्षा अध्यात्म का केंद्र था, अपितु यहाँ धन दौलत की भी अपार भंडार था। यानी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दौलत हुआ करता था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, जिससे आकर्षित होकर विश्व के अन्य भागों में व्यापार और यात्रा करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। चीन में मंगोल शासन के दौरान चीन में जैसे बारूद का आविष्कार हुआ, छपाई यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, रेशम की मशीनें बनी, कागज़ का आविष्कार हुआ, ताश का आविष्कार हुआ। ये सब चीन में आविष्कार हुआ था और धीरे धीरे यूरोप और दूसरे देशों में भी ये फैल गया। अब आते हैं, अब हम जानते हैं आधुनिक युग से पहले। देखो बेटा, आधुनिक युग किसे कहते हैं? ये कह सकते हैं कि 1950, इसको तो मतलब आज से करीब आप मान सकते हैं 100 साल पहले का जो युग था वो मध्यकालीन युग था। आज जो समय चल रहा है इसके पहले जो समय था उसको आधुनिक युग के पहले का समय कहा जाता है। मॉडर्न युग आज के समय के पहले के समय को कहते हैं कि जो आज के समय। तो कैसे इसका क्या इतिहास रहा, कैसे लोग एक दुनिया से एक देश से दूसरे देश में गए, एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया, उनको समझते हैं। देखो, वैश्वीकरण या जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन, सामान्य रूप से आशय ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जो पिछले 50 वर्षों से हमारे सामने आई। मैंने कहा ना 1950 के बाद जो हमारे पास 50-60 सालों की व्यवस्था जो है उसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण विश्व के बनने की प्रक्रिया को प्राचीन इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही लोग व्यापार करने लगे तथा एक दूसरे देशों की यात्राएं करने का काम भी खोज करने, एक दूसरे के रास्ताओं को खोज भी किया करते थे। मुख्य रूप से अब हम इस हेडिंग को पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही एक दूसरे देशों के बीच यात्राएं, पुराने समय से लोग एक देश से दूसरे देश आया जाया करते थे, व्यापार करते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कि कपड़े, जैसे अमेरिका के लोग जीन्स पहनते थे तो हमने भी देखा जीन्स पहनने लगे, तो इसको कहते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान। और बीमारियों का प्रसार, एक देश से दूसरे देश जाने में बीमारियां भी फैली, तो इन सबको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब लोग एक देश से दूसरे देश गए तो मानव समाज ने अनेक आपस में लोग मिलने लगे। अब जब मिलेंगे, एक दूसरे से आदमी मिलेंगे, जैसे कि कोई यात्री जा रहा है या कोई पुजारी या व्यापारी जाता है। व्यापारी मतलब मान लीजिए कि पहले भारत और दूसरी दुनिया के दोस्त मुसलमान यात्रा करने के लिए मक्का जाया करते थे, तो इससे ये हुआ कि भारत के लोग मक्का तक का रास्ता पता हो जाता था उन्हें। इसी को कहा जाता है एक दूसरे देश की बीच की यात्रा। अब होता क्या है, कुछ लोग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए, शांति मतलब कुछ लोग दर्शन करने के लिए, जैसे ना दर्शन करने के लिए भी एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। तो ये जो यात्रा थी, अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की, अब यात्रा करने जाएंगे तो आप पैसा लेकर जरूर जाएंगे, यानी धन लेकर, अपने देश की जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनको लेकर एक दूसरे देश में जाया करते थे। अब देखिए, अपने हुनर, विचार, कौशल, आविष्कार ये भी तो साथ लेके जाएंगे ना। अगर डॉक्टर है, अगर दर्शन करने गया है तो वो अपनी बुद्धि को साथ में लेकर जाएगा, अपने कौशल को, अपने विचारों को, अपने आविष्कार लेकर भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। आज से 3000 ईसा पूर्व लगभग, मतलब करीब 5000 साल पहले हमारे देश की प्राचीनतम जो सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ये समुद्र तट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से उस क्षेत्र से, यानी दूसरे देशों से जुड़ी हुई थी। कहते हैं आज हम जिसे एशिया के नाम से जानते हैं, भारत कहाँ पे, एशिया में आता है। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया की प्राचीनता इस बात से भी
अनुमान लगाया जा सकता है कि मालदीव में समुद्र में पाई जाने वाली कौदी, कौदी जानते होंगे बेटा, तो कहाँ पाई जाती थी कौदी? मालदीव का समुद्र, जो मालदीव देश है, मालदीव के समुद्र में कौदी पाई जाती थी। ये कौदियाँ चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रहीं। ये कौदियाँ प्राचीन काल में पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कौदी को किस रूप में इस्तेमाल करते थे? पैसे के रूप में। इतना कुछ होने के साथ कई चीज़ें और भी होती थी। जब लोग व्यापार करने जाते थे तो उनके साथ बीमारियां भी फैलती थी, यानी कोई बीमार आदमी तुम्हारे देश आएगा तो वो अपने साथ बीमारी भी लेके आएगा, या यहाँ से कोई बीमार आदमी दूसरे देश जाएगा तो वो अपने साथ बीमारी भी लेके जाता। इस तरह से बीमारियां भी फैली दूर दूर। आज आप देखते हैं जैसे कोरोना वायरस है बेटा, कोरोना वायरस दूसरे देश से फैला ना आदमियों के जरिए, वैसी ही बात उस समय भी थी। तो दूर दूर के देशों तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक खोजा जा सकता है। 13वीं शताब्दी के बाद एक देश दूसरे देश तक फैलने वाले इन कीटाणुओं की जानकारी निश्चित रूप से काफ़ी स्पष्ट रूप से प्राप्त कर चुके थे। आगे आते हैं, रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। चलो पहले हम समझ लेते हैं कि सिल्क रूट क्या था बेटा, इसको हम समझते हैं। एक मैप देखिए आप, ये मैप देखो, थोड़ा सा मैं जूम करूँ, बड़ी मेहनत से मैंने मैप लगाया आपके लिए। चलो बेटा, चलो पहले इसको देखो बेटा, अगर इसको समझो, जो रेड बना हुआ ये बताता है सिल्क। सिल्क का मतलब होता है बेटा रेशम। रेड कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। सिल्क का मतलब होता है बेटा रेशम। रेड जो बना होगा मैप में वो रेशम है। ये गोल्ड का निशान है, ये पेपर यानी कागज़ है, ये पोर्सिलीन, ये चाय है, ये सिल्वर है, या कांच है, ये डाई है एक तरह की कांच की, ये कॉटन यानी कपास है, ऊँट, घोड़े, ऊन, पेल्स या रक्स, ये सब चीज़ें इस मैप में देखेंगे, आपको ध्यान से समझना है। देखो बेटा ये मैप है, ये है मैप। इस मैप को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये है बेटा एशिया। ये क्या है? एशिया। ये वाला एरिया जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है? एशिया लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये एशिया है। और एशिया में आप देखें, ये बेटा ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको ये बताता हूँ मैं, मैप को ध्यान से देखोगे तभी सिल्क रूट को आप समझ पाएंगे। देखें ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये है बेटा चाइना। ये क्या है? चाइना। ये हान अंपायर लिखा ना, चाइना, ये चाइना है। भारत को देखिए, चाइना, ये वाला हिस्सा क्या है? भारत का। ये हिस्सा है भारत, ये हिस्सा क्या है? भारत का। इधर आप जाएंगे तो पाकिस्तान मिलेगा, दूसरी दुनिया के रास्ते बने हुए हैं। तो देखो बेटा एक रास्ता आपको दिख रहा है, वो मैं समझाता हूँ आपको, रास्ते को ही समझना है। थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। देखें देखो बेटा मैप को समझिए आप। देखिए बेटा ये रास्ता शुरू होता था चाइना से। ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई, ये रास्ता शुरू होता था चाइना से। ये चाइना से होते हुए ये देखो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, एक रास्ता इधर चला गया है, एक यहाँ से बट गया है, ये गया है, ऐसे जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, और ये यहाँ पर पूरी करीब करीब ये कह सकते हैं यूरोप तक ये रास्ता फैल गया था बेटा उस समय तक। ये देखो एक रास्ता यहाँ पे ये तिब्बत लिखा हुआ है, ये लहासा। एक रास्ता यहाँ से भारत पहुँचा, देखिए ये दिल्ली है, और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए ये पारस की खाड़ी वाले एरिया में पहुँच चुका था। हमें समझाना ये है बेटा कि ये इतना इम्पोर्टेंट रास्ता था, इसकी लंबाई करीब 6000 किलोमीटर थी, और पूरी दुनिया का व्यापार इस रास्ते से हुआ करता था। यानी चाइना उस समय तक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला देश हुआ करता था, और मुख्य रूप से रेशम का व्यापार हुआ करता था इस रास्ते से, इसीलिए इसको कहा जाता है सिल्क रूट कहा जाता है। तो देखें ये पूरा है रोमन अम्पायर, रोम मतलब यूरोप पहुंच जाता था इस रास्ते से। यहाँ से शुरू होकर सोचिए बेटा उस समय एक रास्ता था जो पूरी दुनिया में करीब करीब जाया करता था, भारत होते हुए पूरी दुनिया तक पहुँचता था। इसी रास्ते की बात हो रही है जिसको कि क्या कहा जाता है? सिल्क रूट कहा जाता है। इससे भारत भी व्यापार करता था, यहाँ पे तिब्बत आता था, तिब्बत के बाद ये भारत आता था। ये देखो भारत अहमदाबाद से होते हुए ये रास्ता चलता था, पर्सिया की खाड़ी होते हुए यूरोप की ओर पहुँच जाता था। इस्तांबुल, ये जितनी भी दुनिया के देश हैं वहाँ सभी जगह पे रास्ता पहुँचा करता था। तो इसी की बात हम करें जिसको हमने कहा अभी तक सिल्क रूट। तो मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगर ना समझ में आए तो बताना, अगले वीडियो में मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको।
तो अब हम उसी सिल्क रूट के बारे में जानेंगे। तो बेटा हुआ क्या, सिल्क रूट से कैसे दुनिया जुड़ गई, इसको समझना है। लिखा है ना, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। सिल्क यानी रेशम रूट से जुड़ती दुनिया। तो सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार हुआ था, धर्म व संस्कृति भी फैली थी। इसके माध्यम से विश्व को जोड़ने वाले इन मार्गों का योगदान रहा। तो क्या योगदान था इस रास्ते का, इसको हम समझेंगे। देखिए, सिल्क रूट कहाँ से जाता था, अभी मैंने कहाँ बताया था आपको, एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के साथ एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका तक ये रास्ता पहुँच जाता था। इस मार्ग के माध्यम से चीन में बने हुए जो सामान थे, मुख्य रूप से रेशम को पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। इसके साथ ही चीन में बनाई जाने वाले पॉटरी का मतलब होता है बेटा मिट्टी के सामान, भी दूसरे देशों में जाते थे। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े व मसाले, भारत से क्या जाता था, कपड़ा और मसाला, चीन व विश्व के अन्य देशों को भेजे जाते थे। जब एशिया के व्यापारी वापस लौटते थे तो अपने साथ यूरोप से सोना व चांदी जैसी कीमती वस्तुएं, यानी जब यहाँ वाले यूरोप जाते थे व्यापार करने के लिए तो वहाँ से वापस आते समय वो सोना चांदी लेकर आया करते थे। इन मार्गों के माध्यम से व्यापार के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे के बीच आदान प्रदान हुआ। यानी कुछ लोग जैसे यहाँ से भारत से बहुत सारे लोग जाते थे व्यापार करने, रास्ते में मक्का पड़ता था, वहाँ पे लोग मिलते थे, उनका धर्म भी बदल लेते थे, यानी धर्म का भी प्रसार होता था। जैसे ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैला, मुस्लिम धर्म ऐसे फैला, बौद्ध धर्म भी फैला, इसी मार्ग से ये सब धर्म भी फैले थे। तो ये इंपॉर्टेंट थी सिल्क मार्ग की। अब आते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग में बेटा क्या है, एक मिनट होगा, मैं मिटा देता हूँ आसान हो जाए। तो और क्या क्या बदला दुनिया में, तो और बदला बेटा भोजन। जब हम दुनिया में दूसरे देशों में जाते हैं तो अलग अलग तरह के भोजन बदलते हैं। तो मुख्य रूप से उस समय दुनिया के 2 भोजन प्रसिद्ध थे। एक का नाम था बेटा स्पैघेटी और आलू। याद रखो, स्पैघेटी जिसको कहते हैं उसी को आप कहते हैं बेटा आज की भाषा में कहते हैं पास्ता, इसीलिए मैंने यहाँ बगल में लिख लिया। स्पैघेटी एक चाइनीज भाषा का शब्द है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, पास्ता। पास्ता जानते हैं ना। तो जब दुनिया में यात्राएं होने लगी तो उस समय खाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक तो था आलू और दूसरा था स्पैघेटी। आपको पता ना पास्ता 2 मिनट में तैयार हो जाता है, आलू जल्दी से उबाल के खा लिया। तो उस समय तो क्या हुआ, खाना पीने का व्यवहार था वह कैसे बदला। स्पैघेटी समझ गए, यानी पास्ता व नूडल भी जानते हैं, आदि खाद्य पदार्थों का विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक दृष्टिकोण से योगदान, यानी इनसे क्या कैसे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखें, हमारे खाद्य पदार्थ किस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक योगदान में सहायक हुए, इसके अनेक उदाहरण सामने हैं। जैसे जब व्यापारी अथवा यात्री दूसरे देशों में जाते थे तो वे जाने अनजाने उन देशों से नई फसलों के बीज बो के आ जाते थे। यानी मानो कि कुछ खाने के लिए ले गए थे, रास्ते में खाया, वहीं पे फेंक दिया, या दूसरे देशों से कुछ खाने के लिए आए थे, कोई फल लेके आए, उसको खाया और ज़मीन पे फेंक दिया। तो इससे क्या हो गया, फसल तैयार हो जाती थी। आज जो खाद्य पदार्थ झटपट तैयार हो जाते हैं उनमें भी एक दूसरे देश का साझा, एक मिनट बेटा पेज में बदल लेता हूँ। पेज बदल गया। हाँ बेटा यहाँ से था ना, तो उसका क्या हुआ था, प्रसार हुआ था। अब हम आगे आते हैं, और क्या प्रभाव पड़ा। जब दुनिया में लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो क्या क्या होता था, ये समझते हैं। देखो, औपनिवेशिकरण में इन लोग क्या होते थे, बेटा आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है पेज जो पढ़ाने वाला था वो पीछे छूट गया है, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अगला वीडियो में बनाता हूँ जल्दी ही, इसको समझ के बता देना और क्या सुधार होगा, क्योंकि वरना समय ख़राब हो जाएगा बेटा आपका। ये पेज बदल गया है, जो पढ़ाना था वो पेज मैंने लिया ही नहीं। ओके, थैंक यू।